सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे फ्रांस से अलग नहीं होगा न्यू कैलिडोनिया। तो समझेंगे कि फ्रांस और न्यू कैलिडोनिया का संबंध क्या है। ये भी समझेंगे कि न्यू कैलिडोनिया में कराए गए जनमत संग्रह में क्यों वहाँ के लोगों ने यह निर्णय लिया है कि वह फ्रांस के ही अधीन रहेंगे, अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित नहीं करेंगे। वहीं इसमें हम ये भी समझेंगे आखिर न्यू कैलिडोनिया का मैप क्या है और इस मैप से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहीं जो दूसरी खबर है, इसमें हम बात करेंगे कार्बन उत्सर्जन में गरीब अमीर की भूमिका और देखेंगे कि आखिर कार्बन उत्सर्जन में किस वर्ग, किस समुदाय की भूमिका कितनी है। इससे यह हमें पता चलेगा कि जो हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रहे हैं, इसके समाधान के लिए किस वर्ग को किस प्रकार के प्रयास करने की जरूरत है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू कैलिडोनिया पर। अब देखिए, आपके स्क्रीन पर मैप दिखाया जा रहा है और यह मैप अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा पूरब की ओर देखना है। एक छोटा सा द्वीपीय क्षेत्र दिखाई देगा, इसी का नाम है न्यू कैलिडोनिया। और यह न्यू कैलिडोनिया फ्रांस के अधीन शासित होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, फ्रांस की यहाँ से दूरी लगभग 20,000 किलोमीटर है, लेकिन बावजूद यह जो क्षेत्र है, यह ऐतिहासिक रूप से कई वर्षों से इस पर फ्रांस का नियंत्रण बना हुआ है और इसी नियंत्रण से मुक्ति के लिए वहाँ पर जनमत संग्रह एक करवाया गया था और उस जनमत संग्रह में वहाँ की जो जनता है उसने बहुमत से यह निर्णय लिया है कि वह फ्रांस के ही अधीन रहेंगे। थोड़ा सा आप इसको देखिए तो न्यूजीलैंड के आपको नॉर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के यह आपको पूर्व में दिखाई देगा। इसका एक और मैप दिखा देता हूं जिससे आपको इसकी स्थिति और ज़्यादा क्लियर हो सके। अब देखिए, आपको यहाँ पर न्यू कैलिडोनिया का एक बड़ा मैप दिखाई दे रहा और न्यू कैलिडोनिया का यह जो देखिए, यह एक क्षेत्र है, इसका नाम है लॉयल्टी आइलैंड और यह रहा आपका न्यू कैलिडोनिया का मुख्य द्वीपीय क्षेत्र। अगर यह समझेंगे, आपको देखना हुई कहां पर है, तो ये देखिए, यह रहा आपका ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से जब अगर पूरब की ओर जाएंगे तो आपको यह क्षेत्र दिखाई दे। एक और मैप दिखा देते हैं, इससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, आपने सुना होगा कि कुछ द्वीपीय क्षेत्र जैसे वनुआतू आपने सुना होगा, तुवालू आपने सुना होगा। ऐसे ही अगर देखिए पपुआ जो न्यू गिनी है, उससे अगर आप आएंगे दक्षिण की ओर तो आपको फिर से वही क्षेत्र न्यू कैलिडोनिया दिखाई देगा और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रांस, अर्थात फ्रांस के अधीन यह शासित होता है। तो यह समझ लिया हमने मैप। अब थोड़ा सा टेक्स्ट के माध्यम से यहाँ की चीज़ों को और हम समझने का प्रयास करते हैं। मैप में हमने इसलिए आपको दिखा दिया ताकि चीज़ों को जब टेक्स्ट के माध्यम से हम लोग देखें तो चीज़ें क्लियर हो सके। तो अब देखिए कि यह जो न्यू कैलिडोनिया है, न्यू कैलिडोनिया दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय क्षेत्र है जो फ्रांस की संप्रभुता के अधीन शासित होता है। अर्थात संप्रभुता अर्थात सॉवरेनिटी किसके पास है? फ्रांस के पास। यह ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1200 किलोमीटर पूर्व में है, वनुआतू के दक्षिण में है और मुख्य फ्रांस से लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी पर। कुछ समय पहले एक 8वें महाद्वीप के रूप में एक शब्द बहुत चर्चित हुआ था जिसका नाम था जीलैंडिया महाद्वीप। तो जीलैंडिया महाद्वीप का जो क्षेत्र दिखाया जा रहा था, जो उसको महाद्वीप का दर्जा देने की बात की जा रही थी, वह जो है वह कहाँ पर है? इसी न्यू कैलिडोनिया वाले क्षेत्रों के पास विस्तृत वाला जो क्षेत्र है, इसी को हम जीलैंडिया कह रहे थे। तो कुल मिलाकर हमने ये समझाया अभी तक कि यह जो पूरा क्षेत्र है ये कहाँ पर है?
दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर। न्यू कैलिडोनिया 18,576 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यह क्षेत्र है और यहाँ पर 3 प्रोविनेंस अर्थात प्रांत हैं। पहला है उत्तर जो है कि न्यू कैलिडोनिया, दूसरा है दक्षिण न्यू कैलिडोनिया और तीसरा है लॉयल्टी द्वीप समूह, जिसको हमने अलग करके आपको दिखाया था। यहाँ की जो राजधानी है वह है न्यूमिया और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वह है फ्रांसीसी। यहाँ की जनसंख्या अक्टूबर 2019 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 2,71,000 है, अर्थात 3 लाख से भी कम यहाँ की जनसंख्या। इसमें जो आबादी है, जो जनसंख्या है, तो यहाँ पर जो इसकी स्थानीय आबादी है उनका नाम है कनक। तो जो कनक समुदाय के लोग हैं वह 2,71,000 की जनसंख्या में लगभग 39% का जो है कि हिस्सेदारी रखते हैं, या पूरी जनसंख्या में इनका जो योगदान है वह 39% है। दूसरी जो जनसंख्या की मेजॉरिटी है वह यूरोपीय मूल लोगों की है। यूरोपीय मूल लोगों से तात्पर्य फ्रांस के लोग और यूरोप जैसे ब्रिटेन से या किसी अन्य देश से आकर जो लोग बसे हैं उनके। तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे एक चीज़ समझ पा रहे हैं तो यहाँ इनकी जो जनसंख्या और जो यूरोप के लोग हैं उनकी जनसंख्या में जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं। उत्तरी जो प्रोविनेंस है और जो लॉयल्टी द्वीप प्रोविनेंस है, यहाँ पर कनक समुदाय की आबादी बहुसंख्यक में है। अर्थात जो उत्तरी जो है कि न्यू कैलिडोनिया का क्षेत्र है वहाँ पर और लॉयल्टी द्वीप समूह वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर अगर देखेंगे तो कनक समुदाय जो कि यहाँ के स्थानीय समुदाय हैं उनकी आबादी ज़्यादा है, जबकि जो दक्षिण वाला प्रोविनेंस है यहाँ पर यूरोपीय समुदाय, पोलिनेशियन समुदाय और एशिया जो समुदाय के लोग हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। इस द्वीप को सर्वप्रथम 4 सितंबर 1774 को अपनी दूसरी यात्रा के दौरान जेम्स कुक ने खोजा था। अर्थात यह उसका ये पहला दौर है जब इसके विषय में लोगों को जानकारी हुई। जेम्स कुक ने स्कॉटलैंड के लैटिन नाम, तो स्कॉटलैंड का जो लैटिन नाम है वह क्या है, वह है कैलिडोनिया। तो स्कॉटलैंड के लैटिन नाम कैलिडोनिया के आधार पर इस द्वीप को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यू कैलिडोनिया। क्योंकि नया खोजा गया था तो उन्होंने कहा कि यह न्यू कैलिडोनिया है, अर्थात स्कॉटलैंड का जो लैटिन नाम था उसी में उन्होंने न्यू कैलिडोनिया, न्यू शब्द जोड़ दिया और कैलिडोनिया तो उनका कहना वह चाहते थे। तो इस तरह से न्यू कैलिडोनिया उस द्वीप का क्या हो गया, नाम पड़ गया। इस खोज के बाद कई और खोज यात्रियों ने इस द्वीपीय क्षेत्र को देखा और इसके विषय में बताया। धीरे धीरे इस क्षेत्र में ब्रिटिश और फ्रांसीसी रुचि बढ़ने लगी, अर्थात यह होने लगा कि इस पर फ्रांस नियंत्रण करेगा या ब्रिटेन, दोनों में संघर्ष चलने लगा। लेकिन अंततः 1853 में फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय के द्वारा इसको जीत लिया गया और यह फ्रांस के अधीन आ गया और तभी से अभी तक क्या है, यह फ्रांस के अधीन ही बना हुआ है। अर्थात जैसे हम आज़ाद हो गए, हमारे जैसे अन्य देश आज़ाद हो गए, उसी तरह से यह जो न्यू कैलिडोनिया वाला क्षेत्र है आज़ाद नहीं हो पाया। प्रारंभ में फ्रांस ने इस द्वीप का प्रयोग एक जेल कॉलोनी के रूप में किया। आपने सुना होगा जब भारत में स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, हम लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए कहाँ भेज दिया जाता था, सेल्युलर जेल भेज दिया जाता था। ठीक इसी तरह से जब फ्रांस में क्या होता था, कोई आंदोलन करता था या कोई किसी को कोई किसी चीज़ की सजा दी जाती थी तो उसको कहाँ भेज दिया जाता था, न्यू कैलिडोनिया भेज दिया जाता था। अर्थात यह किस रूप में इसका यूज कर रहे थे, जेल कॉलोनी के रूप में इसका प्रयोग कर रहे थे। अर्थात पहले इन्होंने इसका महत्व ज्यादा नहीं देखा। समय धीरे धीरे बढ़ता गया 1853 के बाद और समय आया 1897 और यहाँ पर 1897 तक यहाँ पर 22,000 कैदियों और राजनीतिक कैदियों को यहाँ पर भेजा जा चुका था। अर्थात बड़ी संख्या में लोगों को भेजा जा, जैसे आपको जानकर यह तो आश्चर्य नहीं होगा कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया मूल के लोग हैं वह कौन लोग हैं, वह लोग हैं जिनको विस्थापित किया गया था या जिनको बसाया गया था ब्रिटेन से और वहां पर लाकर। ठीक यही
प्रयास किसके द्वारा किया जा रहा था? फ्रांस के द्वारा किया जा रहा था। और फ्रांस भी क्या कर रहा था, जो कैदी थे, जो राजनीतिक जो कैदी थे या जो वहाँ के अन्य मामलों के कैदी थे, उनको यहाँ पर वह बसाने का प्रयास कर रहे थे। जैसे जैसे यहाँ के कैदियों की संख्या बढ़ी या यूरोपीय समुदाय के लोगों को यहाँ पर विस्थापित किया गया, कुछ लोगों को जब यहाँ पर बसाया जाने लगा, तो यहाँ की जो मूल आबादी थी यह क्या हुई, बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक होने लगी। यूरोपीय आबादी अपने साथ जो है कि स्मॉल पॉक्स और मीजल्स जैसी बीमारियों को लेकर आई, जिससे यहाँ की जो स्थानीय आबादी थी वह संक्रमित हुई और उनकी मौत होने लगी। और मौत होने की वजह से इनकी जो संख्या थी कनक समुदाय की, यह जो है कि 60,000 से घटकर लगभग 27,000 तक सिमट गई। और यह कब हुआ? यह हो गया था 1878 तक, अर्थात लगभग 25, जैसे कि हमने बताया कि 1853 पर इस पर फ्रांस ने अपना कब्जा किया, नियंत्रण किया। उसके कुछ ही समय में यहाँ पर जो मूल यहाँ के जो कनक समुदाय के लोग थे उनकी आबादी घटने लगी। फ्रांसीसी आधिपत्य स्थापित होने के बाद यहाँ के जो लोग थे, मूल लोग थे, वह विरोध करने लगे। लेकिन प्रारंभ में विरोध यह संगठित नहीं हो पाया, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ा यह जो है विरोध क्या होगा, संगठित होने लगा। और 1878 में स्थानीय कनक लोगों ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह की वजह से क्या हुआ कि ये जो फ्रांसीसी जिन्होंने इस पर नियंत्रण किया था, इन्होंने क्या किया, इन फ्रांसीसियों ने इनका दमन करना प्रारंभ कर दिया। जैसा कि हर साम्राज्यवादी सत्ता करती है, ठीक यहाँ पर भी यही किया जाने लगा। अर्थात हमने सुना है इतिहास में कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था वह जैसे भारतीयों का दमन करता था, ठीक यही प्रक्रिया फ्रांस के द्वारा यहाँ पर अपनाई जा रही थी। लेकिन यह जो विद्रोह और संघर्ष था कई वर्षों तक चलता रहा। और जब कई वर्षों तक चलता रहा तो कहीं ना कहीं समझौता तो होना ही था। यहाँ की स्थानीय आबादी को ईसाई बनाया जा रहा था, इसलिए इनमें रोष था। बलपूर्वक इनसे खनन कार्य करवाया जा रहा था। कनक समुदाय की जो पहचान है, जो सांस्कृतिक हस्तक्षेप है, उसको बढ़ाया जा रहा था, जिससे उनका पहचान का संकट आ रहा था। और इस सभी कारणों से संघर्ष क्या हो गया, बढ़ने लगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और समय आया 1940 के दशक का। और यहां पर क्या हुआ, कई बदलाव हुए। तो वैश्विक रूप में हम जानते हैं कि 1940 का जो दशक है, इसी में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। और उसके साथ साथ कई जगह जो उपनिवेश थे, अर्थात जो देश किसी दूसरे देश के अधीन थे, वह स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं और आजाद होते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो फ्रांसीसी सत्ता थी, इसकी पकड़ अन्य उसके उपनिवेशों पर जब कमजोर होने लगी, तो यहाँ की आबादी जो थी, इसने भी क्या किया, यह प्रयास किया कि हमको भी क्या होना है, आजाद होना है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 1946 में कैलिडोनियन को, जो न्यू कैलिडोनिया था, इसको एक फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। देखिए शब्द क्या है, एक फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र, अर्थात शब्द क्या है कि फ्रांस का ही क्षेत्र है लेकिन विदेशी क्षेत्र इसको मान लिया गया। अर्थात फ्रांस ने यहां से अपना जो है कि पूरा नियंत्रण नहीं हटाया, नियंत्रण बनाए रखा। 1953 तक फ्रांसीसी नागरिकता जातीयता की परवाह किए बिना न्यू कैलिडोनिया के समस्त लोगों को दे दी गई। अर्थात जो वहाँ पे यूरोपीय मूल के लोग थे, जो एशियाई समुदाय के लोग थे, सबको कह दिया गया कि आप क्या हो, फ्रांस के नागरिक हो। अब उसके बाद फिर से इससे तो क्या होना था, यहाँ के जो विद्रोह थे हो रहे थे, उसका समाधान नहीं होना था। तो इसके वजह से 1970 के दशक में जो यहाँ की स्थानीय आबादी थी, कनक मूल के जो लोग थे, उन्होंने अपनी मांगों, अपनी घटती जनसंख्या और धार्मिक हस्तक्षेप को लेकर संघर्ष प्रारंभ कर दिया। और क्या हो गया, यह जो हिंसा थी वो गंभीर रूप धारण करने लगी। अब 1983 में यहाँ स्वायत्तता बढ़ाने का कानून लाया गया, लेकिन इससे भी यहाँ के लोगों की मांग ना हो सकी, क्योंकि स्वायत्तता का मतलब भी क्या है कि वह किसी दूसरे के अधीन है। मार्च 1983 में यहाँ कनक और सोशलिस्ट नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने एक अंतिम
अंतरिम सरकार स्थापित किया। आपने देखा होगा कि जब भी क्या होता है, कोई संघर्ष होता है तो उसमें स्थानीय समुदाय क्या करता है कि अंतरिम सरकार बना लेता है। ऐसा ही यहाँ पर भी प्रयास हुआ। इसके बाद परिस्थितियां ज्यादा हिंसक हो गई और भूमि के पुनर्वितरण, जातीय संघर्ष, गौरिल्ला लड़ाई, बंधक बनाने की जो घटनाएं थीं ये बढ़ने लगी और जो यहाँ के मूल लोग थे वह क्या होने लगे, सरकार से हर चीज में उलझने लगे, उनसे लड़ाई लड़ने लगे और उनके पास क्या था उद्देश्य कि हमें क्या होना है, स्वतंत्र होना है। इस संघर्ष को समाप्त करने और एक स्थानीय और यूरोपीय समुदाय में शांति स्थापित करवाने के लिए वर्ष 1988 में मैटिगनॉन की समझौता करवाया गया। तो जो मैटिगनॉन समझौता है ये किसके बीच करवाया गया है, फ्रांसीसी सरकार और साथ ही साथ यहाँ पे स्थानीय लोगों के बीच। उद्देश्य क्या था कि जो स्थानीय लोग हैं, जो यूरोपीय समुदाय के लोग हैं, इनमें शांति स्थापित करवाया जा सके। इस समझौते के तहत न्यू कैलिडोनिया पर फ्रांस के प्रत्यक्ष नियंत्रण या शासन को समाप्त करने तथा वर्ष 1998 में स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह करवाने की बात की गई। कौन सा, जो कि मैटिगनॉन समझौता था, मैटिगनॉन समझौता, इसके तहत ये प्रावधान करवाया गया। लेकिन वर्ष 1998 में नोमिया समझौता किया गया। इसमें एक चरणबद्ध तरीके से स्थानीय जो है कि स्वशासन की स्थापना और सत्ता के हस्तांतरण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। अर्थात जब जनमत संग्रह का समय आया 1998 का, तो उसी समय एक नया समझौता कर लिया गया और इसमें यह कहा गया कि हम स्थानीय शासन की स्थापना करेंगे, हस्तांतरण भी सत्ता करेंगे, लेकिन एक चरणबद्ध तरीके से, और इस तरह से 1998 में होने वाले जनमत संग्रह को टाल दिया गया। अब इससे क्या होगा, जब यह जनमत संग्रह टाल दिया जाएगा तो यहाँ के लोगों के अंदर क्या आएगा, रोष आएगा। इस समझौते में यह कहा गया कि 3 बार जनमत संग्रह करवाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनमत का विचार क्या है। अर्थात एक बार अगर मान लीजिए जनमत संग्रह करवाया गया और वह जो है कि उसमें स्वतंत्रता की बात नहीं आई तो दोबारा करवाएगा, तिबारा करवाया जाएगा, ऐसी बात की गई। और इसी के तहत क्या हुआ गया, वर्ष 2018 में यहाँ पर पहला जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें यहाँ के लोगों ने यह चुना कि वह फ्रांस का हिस्सा रहेंगे और अपने आप को फ्रांस से अलग नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे ये कैसी ट्रेजेडी है कि जब यहाँ के लोग ही लड़ रहे थे कि फ्रांसीसियों से हमें मुक्त होना है तो फिर ये अलग क्यों नहीं हुआ। इसके पीछे का कारण यह है कि जब संघर्ष प्रारंभ हुआ उस समय से लेकर और जब पहला जनमत संग्रह वर्ष 2018 में करवाया गया था तब तक काफी जो है कि परिवर्तन आ चुका था। जो डेंसिटी थी ये भी परिवर्तित हो चुकी थी और जो डेमोग्राफी थी अर्थात जो जनसांख्यिकीय संरचना थी ये भी परिवर्तित हो चुकी थी और साथ ही साथ यहाँ के जो स्थानीय आबादी थी उसकी जनसंख्या कम हो चुकी थी और यहाँ पर यूरोपीय और उन लोगों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई थी जो फ्रांस का जो है कि नियंत्रण उस पर चाहते थे। अर्थात जो स्थानीय समुदाय अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था धीरे धीरे उसकी संख्या क्या होगी, कम होने लगी और इसी के वजह से इन्होंने चुना कि हम क्या चाहते हैं कि हम फ्रांस के अधीन ही रहना चाहते हैं। जब जनमत संग्रह वर्ष 2018 में करवाया गया तो 57% लोगों ने कहा कि वह फ्रांस के साथ ही रहना चाहते हैं। दूसरा जनमत संग्रह 4 अक्टूबर 2020 अर्थात 2 दिन पहले करवाया गया और इसमें 53% लगभग लोगों ने कहा कि वो फ्रांस के साथ ही रहने के पक्ष में है और उसी के पक्ष में उन्होंने क्या किया, वोटिंग किया। इस मतदान में लगभग 80% लोगों ने हिस्सा लिया और निर्णय क्या किया कि हमें क्या करना है, फ्रांस के ही अधीन रहना। प्रश्न आएगा कि आखिर यहाँ पे फ्रांस के पक्ष में वोट क्यों पड़े, इसके क्या कारण है। तो पहला तो यह है कि यहाँ पर यूरोपीय, एशियाई और पोलिनेशियाई आबादी क्या हो गई है, अधिक हो गई है। दूसरा, जो ट्राइबल समुदाय हैं, जो स्थानीय समुदाय हैं, उनकी जो भागीदारी है यहाँ के जनमत या राजनीतिक मुद्दों में कम है और उसके वजह से क्या हुआ है कि जो वोटिंग भी हुई है उसमें यहाँ जो यूरोपीय समुदाय या एशियाई समुदाय के लोग हैं उनका अनुपात ज्यादा बताया जा रहा है।
दूसरा, जिन लोगों जो मान लीजिए कि जो स्थानीय समुदाय के भी लोग हैं, कई लोगों को अब ये भी डर लगता है कि फ्रांस से अलग होने पर यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो विकास की गति है, जो स्वास्थ्य की स्थिति है, इन सभी चीज़ों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जब नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो इसके वजह से क्या होगा, इनको दिक्कत होगा। इसीलिए ये चाहते हैं कि जो शिक्षा और विकास हुआ है, जो स्वास्थ्य की कंडीशन ठीक हुई है, उसमें फ्रांस की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यदि यहाँ से फ्रांसीसी व्यवस्था समाप्त हो जाती है तो यहाँ से उन लोगों का विस्थापन हो सकता है जिनके पास रोजगार देने की क्षमता है, अर्थात जो यूरोपीय समुदाय के वह लोग जिनके पास पूंजी है, वो अपनी पूंजी लेकर यहाँ से विस्थापित हो सकते हैं और इससे क्या होगा, यहाँ पर बेरोजगारी हो जाएगी। इसलिए चाहते हैं लोग कि जैसी व्यवस्था चल रही है ऐसी ही चलते रहे। इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियां बढ़ी हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, अर्थात जो है कि जो सी लेवल ऊपर उठ रहा है उससे चुनौतियां उत्पन्न हुई। यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं और इन सभी कार्यों में जो फ्रांस की सरकार है वह एक मजबूत और सशक्त सरकार के रूप में सामने आती है और इसके वजह से फ्रांस की उपस्थिति यहाँ के लोगों के हिसाब से महत्वपूर्ण। दूसरी तरफ जो लोग अलग होना चाहते हैं उनका मानना है कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और परंपरा को बचाने के लिए संघर्ष हमें करना है और इसीलिए जनमत संग्रह हम करवाना चाहते थे। इसमें जनमत संग्रह जो हुआ है तो उनका कहना है कि जो अभी जो वोटिंग हुई है उसमें 53% लोगों ने चुना है कि वो फ्रांस के अधीन रहना चाहते हैं। लेकिन उनका कहना है कि जब ट्राइबल समुदाय या जो वहाँ के स्थानीय समुदाय अधिक वोटिंग करेगा तो वह निर्णय लेगा कि हमें क्या होना है, फ्रांस से अलग होना है। अर्थात अभी तीसरे दौर का जो जनमत संग्रह है वह किया जा सकता है और आने वाले समय में हमें यह भी सूचना मिल सकती है कि हो सकता है न्यू कैलिडोनिया एक स्वतंत्र देश बन गया, अर्थात उसने जनमत संग्रह के माध्यम से खुद को अलग कर लिया। इनका जो मानना है, जो अन्य लोग हैं कि अर्थात जो अलग होना चाहते हैं, इनका मानना है कि इस द्वीपीय क्षेत्र का उत्तम विकास तभी हो सकता है जब वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और सभी प्रकार के कानून बनाने की स्वतंत्रता उनके पास हो। अभी यहाँ पर जो जनमत संग्रह का एक और विकल्प है, मैंने बताया था कि 3 जनमत संग्रह यहाँ पर हो सकते हैं। अभी कितने हुए हैं, अभी जो है कि 2 हुए, एक और है। तो यह यदि यहाँ की स्थानीय विधानसभा 1/3 सदस्यों द्वारा जनमत संग्रह की मांग की जाती है, अर्थात जो यहाँ पे स्थानीय विधानसभा है वह एक जनमत संग्रह की मांग उसके 1/3 सदस्य करते हैं और जनमत संग्रह की बात मान ली जाती है, तो हो सकता है वर्ष 2022 तक तीसरा जनमत संग्रह करवाया जा सकता है, ये बात कही जा रही है। तो अब ये समझा हमने कि जो जनमत संग्रह है इसमें निर्णय क्या लिया गया। अब थोड़ा हमको इस द्वीपीय क्षेत्र पर, चूंकि हमने अभी तक जो समझा उसमें हमें क्या पता चलता है कि यह एक उपनिवेश के रूप में था और अभी तक यह न्यू कैलेडोनिया स्वतंत्र नहीं हो पाया। तो इस पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 11 में गैर स्वशासित क्षेत्रों या प्रांतों की बात की गई है। तो दरअसल संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 11 के अनुसार यह क्या है, एक गैर स्वशासित क्षेत्र या प्रांत है। अब यह वह क्षेत्र होते हैं जहां तक अभी तक उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, अर्थात जहां पर उपनिवेशवाद का जो समाप्ति अभी जहां पर नहीं हो पाई है, ऐसे क्षेत्रों को बोला जाता है गैर स्वशासित क्षेत्र या प्रांत। तो गैर स्वशासित क्षेत्र या प्रांत से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जो अभी भी किसी दूसरे सत्ता के अधीन बने हुए हैं। इसमें जो यह जो गैर स्वशासित क्षेत्र हैं, इसमें न्यू कैलिडोनिया तो है ही है, बरमूडा भी है, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह है, पश्चिमी सहारा है और इस तरह से 17 जो है कि क्षेत्र हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। और अभी भी फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्हीं को न्यू कैलिडोनिया का राष्ट्राध्यक्ष माना जाता है और यहाँ की विधानसभा को अधिकांश मामलों में स्वायत्तता फ्रांस ने दे रखी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कानूनों पर सिर्फ और सिर्फ फ्रांस का क्या है, नियंत्रण। तो ये हमने समझा पहला टॉपिक न्यू कैलिडोनिया के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं कार्बन उत्सर्जन में गरीब अमीर की भूमिका, जो हमारा दूसरा टॉपिक है। एक संस्था है जिसका नाम है ऑक्सफैम। यह 20 स्वतंत्र चैरिटेबल संगठनों का एक संघ है, अर्थात एक समूह है जिसमें 20 जो है कि चैरिटेबल संगठन शामिल है। और यह जो ऑक्सफैम है क्या करता है, गरीबी और असमानता संबंधी मुद्दों पर कार्य करता है। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और यह क्या करता है कि अब कई रिपोर्ट
प्रकाशित करता है। इसके साथ साथ ये स्वास्थ्य, जीवन यापन की स्थिति को सुधारने, लैंगिक समानता को लाने, संघर्ष को कम करने, प्राकृतिक आपदा के समय राहत पहुंचाने, लोकतंत्र को मजबूत करने, जलवायु परिवर्तन को रोकने, मानवाधिकार को मजबूत करने, स्वतंत्र व्यापार को सुनिश्चित करने जैसे कार्य करता है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ये जो बात कही जा रही, इसी संदर्भ में इसकी रिपोर्ट आई है। लेकिन ये चीजें जितनी है आपसे पूछी जा सकती हैं ऑक्सफैम के संदर्भ में कि क्या सही है क्या नहीं। नवंबर 2020 में इस संस्था ने अधिकार आधारित अप्रोच को अपने एजेंडे में शामिल किया, अर्थात राइट बेस्ड अप्रोच को इसने शामिल किया। इसके तहत क्या क्या शामिल किया गया है? द राइट टू बी ए सस्टेनेबल लाइवलीहुड, बेसिक सोशल सर्विसेज, राइट टू लाइफ एंड सिक्योरिटी एंड राइट टू एन आइडेंटिटी। यह कुछ अप्रोच है और यह आपसे पूछा जा सकता है किस संदर्भ, संस्था के संदर्भ में, एनजीओ के संदर्भ में बात की जा रही। कुछ माह पहले असमानता के संदर्भ में इसकी एक रिपोर्ट आई थी और यह असमानता पर जो इसकी रिपोर्ट आती है वो दुनिया के सबसे चर्चित रिपोर्ट का एक हिस्सा माने जाती है। यह जो असमानता पर एक रिपोर्ट आई थी, इसमें यह पता चला था कि भारत के सिर्फ 1% आबादी के पास 70% जनसंख्या की कुल संपत्ति का भी 4 गुना पैसा है। आप समझिए कि 1% जो हमारी आबादी का एक वर्ग है उसके पास क्या है, जो हमारे 70% गरीब आबादी है उससे भी 4 गुना अधिक पैसा है। असमानता है। वैश्विक संदर्भ में कहा गया था कि दुनिया के जो 2153 अमीर लोग हैं वह विश्व की जनसंख्या के 60% से अधिक संपत्ति को धारित करते हैं। तो जब आपसे कोई कहे कि आपके पास जो है कि क्या है जलवायु परिवर्तन या जो वो बड़े बड़े कार्य वह बताए जो मानव जनित हैं और वह कहे कि आपको इसमें कटौती करनी चाहिए, जैसे आपसे कोई अगर कहता है कि आप कोई एक उद्योग मत लगाइए क्योंकि इससे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होता, तो आप उससे यह डेटा देकर पूछिएगा यह कौन लोग हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है और यह इन लोगों ने जो संपत्ति धारण की है यह कैसे की है। क्या यह जो है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए क्या उस तरफ से प्रयास किए थे? नहीं, यह वही लोग हैं जिन लोगों ने क्या किया है, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों को उत्पन्न किया। हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि हमें एक सभ्य नागरिक बनना है, एक अच्छा व्यक्ति बनना है, उसके लिए हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती आज हमारे सामने है उसमें हम लोग ही क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल। अर्थात जो पुराना जो बैकग्राउंड है, जो अमीर लोग हैं, जो विकसित देश हैं, जो विकसित क्षेत्र हैं, इनकी भूमिका ज्यादा होना चाहिए जलवायु परिवर्तन के समाधान में। हाल ही में असमानता संबंधी एक और रिपोर्ट इसने प्रकाशित की गई है जो कि कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल और स्टॉकहोम एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट द्वारा कन्फ्रंटिंग कार्बन इनइक्वालिटी नामक एक रिपोर्ट जो है कि प्रकाशित की गई है और इसी में कहा गया है कि विश्व के 1% अमीर लोग जो है कि 50% सबसे गरीब लोगों से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि विश्व के 1% अमीर लोग जो हैं वह 50% सबसे गरीब लोगों से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन खुद करते हैं। यह आकलन जो किया गया है 1-2 वर्ष के आंकड़ों पर नहीं किया गया है, 1990 से 2015 के बीच में जो उत्सर्जन संबंधी आंकड़े हैं उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। इस अवधि में अर्थात 1990 से 2015 के अवधि में 1% लोगों द्वारा किया गया उत्सर्जन कुल संचयी उत्सर्जन का 15% और इस अवधि में सबसे गरीब जो 50% लोग थे इनका योगदान टोटल संचयी कार्बन उत्सर्जन में मात्र और मात्र 7% था। विश्व के 10% सबसे अमीर लोग 31% कार्बन बजट जो है कि अवक्षय के लिए उत्तरदायी हैं, अर्थात कार्बन बजट डिप्लेशन के लिए उत्तरदायी। इसका मतलब यह है कार्बन बजट अवक्षय को इस संदर्भ में समझिए कि हमने क्या फिक्स कर रखा है कि मान लीजिए यह हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर जो है कि ये हमारा वायुमंडल की परतें हैं। तो जो वायुमंडल की परतें हैं इसमें क्या होता है, कार्बन जाता है, मान लेते हैं CO2 जाता है,
CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। अब आप इसको ये समझिए कि जब क्या होगा, कार्बन यहाँ पर ज़्यादा जाएगा तो क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा। तो यह कहा गया है कि जितना हमें कार्बन भेजना होता है वायुमंडल में, उसमें यह जो बजट खराब किया जाता है, अर्थात जो कार्बन जितनी उत्सर्जन अधिक मात्रा में होती है वह 10% लोगों द्वारा 31% अधिक कार्बन भेजा जाता है। अधिक का मतलब है कि 100 यूनिट भेजना था, हमने एक मात्रा फिक्स किया कि 100 यूनिट अगर कार्बन जो है कि एटमॉस्फेयर में जाता रहेगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन भेज दिया गया 131 यूनिट। और यह जो 31 यूनिट भेजा गया किसके द्वारा भेजा गया, यह जो है कि विश्व के 10% अमीर। अर्थात अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है, तो क्या है, ये 10% लोग ही क्या है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहा यह भी गया है कि कुल उत्सर्जन वृद्धि में, अर्थात जो उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है, विश्व के 10% अमीर लोगों की भूमिका 46% है। अर्थात जो उत्सर्जन मान लेते हैं एक साल का जो यूनिट है 100 यूनिट है, अगले साल जो है कि 150 यूनिट है, तो जो यह अगले साल फिर से 200 यूनिट, तो यह जो वृद्धि हो रही है इसमें ये जो 10% लोग हैं इनकी भूमिका 46% है। और जो जबकि जो सबसे गरीब 50% लोग हैं इनकी भूमिका मात्र और मात्र क्या है, 6% है। अर्थात अगर हम कहें कि हर साल अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 गुना जो है कि कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम आप जैसे लोगों ने, जो हम 50% में का हिस्सा हैं, हम लोगों ने जो कार्बन उत्सर्जन किया वह सिर्फ और सिर्फ 6% था। 46% तो क्या किया गया, इनके द्वारा किया गया। कार्बन उत्सर्जन के उत्तरदायी ये जो 10% लोग हैं ना, इसमें से भी ये देखेंगे कि जो हमने कहा कि 10% लोग क्या कर रहे हैं, अधिक कार्बन उत्सर्जन कर, तो इसमें से भी अधिकांश जो लोग हैं वह उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के हैं। अर्थात अफ्रीका के लोग, एशिया के लोग इसमें आपको कम दिखाई देंगे। भारत के जो 10% लोग हैं, ये भी नहीं है कि ये भी बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं। हाँ, उत्सर्जन बहुत ज़्यादा गरीब भारतीय गरीबों की तुलना में जरूर करते हैं, लेकिन भारत के 10% जो अमीर हैं वो अमेरिका के 10% अमीरों की तुलना में क्या करते हैं, 12 गुना कम उत्सर्जन करते हैं। या दूसरे संदर्भों में कहें तो 10% जो भारतीय अमीर हैं इनकी तुलना में जो अमेरिका के 10% अमीर लोग हैं ये क्या करते हैं, भारतीयों की अपेक्षा 12 गुना अधिक उत्सर्जन करते हैं। एक भारतीय प्रति वर्ष केवल 1.97 टन जो है कि CO2 का उत्सर्जन करता है, जो यूरोपीय, अमेरिकी और चीन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन से क्या है, काफी कम है। इस रिपोर्ट से यह सामने बात आई है कि उत्सर्जन में वृद्धि सभी समुदाय के द्वारा नहीं की जा रही, बल्कि एक अमीर वर्ग विशेष के द्वारा की जा रही है। इसलिए इसकी जिम्मेदारियां भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसमें यह भी बात समझ में आई है कि जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, कल्चर है, इसके वजह से क्या है, पर्यावरण को नुकसान ज्यादा हो रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व का जो नियम है, अर्थात कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो नियम है, इसको हमें लागू करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि समान मतलब जलवायु परिवर्तन सबके लिए समान मुद्दा है, लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व अर्थात जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए सबके जो उत्तरदायित्व हैं वो अलग अलग हैं। अमीर वर्ग का अलग होगा, गरीब वर्ग का अलग होगा, विकसित देशों का अलग होगा, विकासशील और निम्न विकासशील देशों का अलग होगा। तो आप समझ पाए होंगे कि यह जो पूरा उत्सर्जन संबंधित यह मामला है, इससे हम यह समझ सकते हैं कि वैश्विक संदर्भ में जब हम सुनते हैं कि जलवायु परिवर्तन के लिए अमेरिका पीछे हट रहा है, यूरोपीय यूनियन पीछे हट रहा है, तो हमें यह समझना होगा कि दरअसल इन्होंने ही क्या किया है, जलवायु परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न की है और यही क्या कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। इसीलिए जलवायु परिवर्तन पर हम बहुत मजबूत तरीके से कुछ नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।